everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये मेरे चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। इससे पहले हमने हमारी बॉडी के कितने जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। देन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत हमारे स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारा टॉपिक रह गया था। तो अब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall। यानी कि यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप अपने फ्रेंड को कहिए कि वो वॉल के पास खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथों से उसे पुश करने की कोशिश करे। तो आप नोटिस करेंगे कि जो उसकी जो बोन्स है ना, उसकी जो शोल्डर बोन्स होगी, आप उसे नोटिस कर पाएंगे, वो थोड़े बाहर को आ रही होंगी। तो इन्हीं बोन्स को हम कहते हैं शोल्डर बोन्स। फिर उसके बाद ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। यानी हमें यहाँ पे जो फिगर दे रखा है 8.13, इसे हमें ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फिगर हमें दिखा रखा है, ये बने होते हैं पेल्विक बोन से। दे इंक्लूड द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो ऑफ द स्टमक। ये जो बोन्स है ना, ये इनक्लोज करती है, पूरी तरह से क्लोज कर देती है हमारी बॉडी के पार्ट्स को, जो कि हमारे स्टमक से नीचे होता है। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन। यानी यही पार्ट होता है जिसकी हेल्प से हम बैठते हैं। देन उसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है। इस टॉपिक के अंदर हमारे मेन पोर्शन स्कल के बारे में। तो स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर। ये जो स्कल होता है ना, वो कई सारी बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और स्कल जो होता है ना, काफ़ी भारी और थोड़ा बड़ा पोर्शन होता है। It encloses and protect a very important part of our body, the brain। ये जो स्कल होता है ना, उससे भी थोड़ा केज की तरह है, जैसे रिब केज था उसी टाइप जो है ना स्कल है। स्कल को भी थोड़ा पावरफुल बनाया गया है, उसे भी थोड़ा एंक्लोज्ड बनाया गया है, ताकि हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी हमारे ब्रेन को बचा सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। We discuss many bones and the joints of our skeleton। यानी हमने कई सारी बोन्स और कई सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, जो कि हमारे स्केलेटन में भी हमें बताई गई है। There are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent। यानी हमारी बॉडी के, हमारे स्केलेटन की कुछ ऐसी बोन्स भी होती है, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कि इतने हार्ड नहीं होते जितने की बोन होती है, और ना ही विच कैन बेंड, यानी ऐसी चीज़ें जो कि बेंड हो सकती है। यानी अब हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ऐसा है यानी कि वो बोन नहीं है और वो बेंड भी हो सकता है। दिस आर कॉल्ड कार्टिलेज। यानी इन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। आप कभी अपने कानों को देखेंगे, आप उन्हें पकड़ेंगे, देखिए ये ऊपर वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से और एक नीचे वाले पोर्शन से। तो देखिए आप जब पहले है ना ऊपर वाले अपने अपर पोर्शन, अपने जो ईयर के है ना अपर पोर्शन से पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे वो सॉफ्ट तो है, बेंड भी हो जा रहा है और हम उसे अच्छा आसानी से हिला भी पा रहे हैं अपने हाथों से करके। लेकिन उसके अंदर भी है ना बोन्स होती है, बहुत ही स्मॉल बोन्स, जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज, जो कि आसानी से मूव भी हो सकती है, बेंड हो सकती है, और वो इतनी सॉफ्ट होती है जिसे हम इजीली हिला डुला सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे जो नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे इस पोर्शन को भी हम कहते हैं कार्टिलेज। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल। तो अभी हमें पहले यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपने थंब को है ना अपने शोल्डर से टच कीजिए, और फिर उसे वापस से आप अपने जैसे हिंज जॉइंट की हेल्प से ना आप अपने थंब को जब शोल्डर से टच करेंगे, देन वापस उसे स्ट्रेट करेंगे, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है, फिगर 8.17 में। तो देखेंगे जब आप अपने हाथ को पूरे से खोल रहे हैं, पूरा स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आपको उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आप उसे अपने थंब को है ना टच करोगे अपने शोल्डर से, तो आपको लगेगा कि जैसे आपका जो हैंड है ना, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो चुकी है। और ऐसे रियलिटी में लगता ही है और होता भी है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जब उन्हें पास में लाते हैं, बेंड करते हैं, तो उनकी जो लेंथ होती है ना वो कम हो जाती है, यानी वो एक साथ आ जाते हैं, यानी एक साथ वो जॉइंट हो जाते हैं। द मसल्स ब्लग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। ये जो मसल्स होते हैं ना एक साथ जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, जिसकी वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे बोन होते हैं, वो थोड़े हमारे जो हैंड्स होते हैं, आर्म होते हैं, वो थोड़े स्मॉलर हो जाती है लेंथ में। तो इन्हें हम कहते हैं मसल्स।
मसल कैन ओनली पुल, ये जो मसल्स होते हैं ना वो सिर्फ पुल यानी खींच सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। इट कैन नॉट पुश, दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बॉन, यानी इसी वजह से जो टू मसल्स होते हैं ना उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है ताकि वो बोन को मूव कर सकें। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी मसल से रिलेटेड ही है, लेकिन अब बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में, एनिमल की बॉडीज़ के बारे में, उनके बारे में ही, उनकी बोन उनके मसल्स के बारे में अब हम जानेंगे। सो जैसे कि अभी हमारा टॉपिक मसल था तो उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा अर्थवॉर्म। अब आप देखेंगे अर्थवॉर्म को कभी आपने देखा होगा अगर चलते हुए, तो आप देखेंगे वो काफ़ी धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है, बहुत धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बोन्स नहीं होती है। हाँ, अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होती है, उसके अंदर मसल्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। Earthworm does not have bones, it has muscles which help to extend and shorten the body। ये जो मसल्स होते हैं उसी से वो अपनी बॉडी को पहले लंबा खींचता है फिर उसे शॉर्ट कर लेता है। देखिए अब जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मूवमेंट कैसे करता है, यानी वो आगे मतलब आगे पीछे कैसे होता है, कैसे चलता है। जैसे एक अर्थवॉर्म होता है, वो चलने के लिए क्या करता है, अर्थवॉर्म पहले अपनी जो ये पूरी बॉडी होती है ना उसमें से सिर्फ आगे वाले पोर्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, यानी जो सिर्फ ये इतना सा पोर्शन जो होगा ना पहले उसे आगे बढ़ाएगा, देन इस बॉडी को तो वहीं रहने देगा, लेकिन उसके बाद अपने पीछे वाले पोर्शन को भी थोड़ा आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद वापस से फिर अपनी जो मिडल वाली बॉडी होती है उसे आगे बढ़ाएगा, देन उसके बाद वापस से वही प्रोसेस चलेगा, पहले अपनी आगे की बॉडी को आगे करेगा, देन पीछे वाली को करेगा, देन उसके बाद मिड वाली बॉडी को आगे करेगा। ऐसे धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हैं, यानी पहले फर्स्ट वाले को थोड़ा आगे ऐसे लंबा कर दिया इसने, देन उसके बाद जो ये बैक बोन होती है मतलब बैक मसल्स जो होते हैं उन्हें भी थोड़ा आगे किया, देन उसके बाद जाके जो बीच वाले मसल्स होते हैं ना जो यहाँ पे रह जाते हैं उन्हें आगे करता है। इस टाइप से धीरे धीरे करके ये मूवमेंट करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि पहले जो अर्थवॉर्म है वो अपने फ्रंट पार्ट को और भी ज़्यादा आगे करेगा और अपनी जो बैक मतलब जो बैक मसल्स है बैक बॉडी है उसे फिक्स रहने देगा ग्राउंड पे। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द नियर एंड, इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, यानी वो धीरे धीरे पहले अपने फिर पीछे वाले पोर्शंस को भी आगे कर लेगा और ऐसे धीरे धीरे करके आगे मूव करेगा। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, यानी ऐसे ऐसे करके है ना मतलब इतनी मेहनत करके वो थोड़ा सा ही आगे चल पाता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, यानी इसी टाइप से है ना जब वो अपने मसल को आगे मतलब उसमें क्या करेगा एक्सपेंशन, यानी उसे पहले बड़ा करेगा, एक्सपेंशन आगे को फॉरवर्ड करेगा, उसे पुल करेगा, देन उसके बाद उसे कंस्ट्रक्शन कर देगा यानी उसे एक साथ कर देगा। तो फिर इस टाइप से करके वो सॉइल के ऊपर मूव कर सकता है। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लिम सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, यानी उसकी बॉडी जो है ना एक स्लिम एक मतलब एक चिपचिपा सा ऑयली टाइप है ना, इस टाइप का एक जूस टाइप एक सब्सटेंस है ना सिक्रीट करती है जो कि उसे हेल्प करती है और भी ज़्यादा मूव करने में। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्नेल। अब जैसे हमने पहले अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ लिया है तो स्नेल भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, उसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, बाकी इनका मूवमेंट भी इसी टाइप की होता है, उसके अंदर भी बोन्स नहीं होती है, वो भी मसल की हेल्प से ही चलता है। ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, यानी आप कभी स्नेल को देखेंगे तो उसे ऑब्जर्व करिएगा, गार्डन या फील्ड में आपको मिल जाएंगे। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, यानी आपने देखा होगा कि अपने बैक पे है ना एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में भी दिखा रखा है, ये जो स्ट्रक्चर जो अपने बैक पे लेके घूमता रहता है ना यानी इसे जो कैरी करता है, आपने इसे कई बार नोटिस किया होगा, ये कई बार वियर्ड भी लगता है यानी काफ़ी अजीब सा भी लगता है। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, यानी जो शेल है ना यानी ये जो राउंडेड सा ये जो राउंडेड शेप है ना इसे हम कहते हैं शेल।
ऑलराइट। तो ये जो शेल होते हैं ना, वो स्नेल के आउटर स्केलेटन है, यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर होता है, हम अपनी बोन्स को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो शेल होता है ना, उसका ये जो राउंडेड शेप, यानी इसका जो शेल है, स्नेल का जो शेल है, वो उसका आउटर स्केलेटन होता है, पर ये बोन से नहीं बना होता। सिर्फ ये जो हम ये शेल है ना, स्नेल का जो शेल है, इसे हम सिर्फ आउटर स्केलेटन कहते हैं, लेकिन ये बोन से नहीं बना होता। जो स्नेल होता है, इसमें बस ये एक छोटा सा हमारा चेंज आता है, बाकी इसकी भी जो मूवमेंट होती है वो भी थोड़ी स्नेल की टाइप ही होती है, आई मीन अर्थवर्म के टाइप ही होती है इसकी भी मूवमेंट, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉकरोच। ये वर्ड आपने अपने घरों में कई बार सुना होगा। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। ये जो कॉकरोच है वो चल भी सकता है, क्लाइम भी कर सकता है और थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो पूरे उड़ सकते हैं, लेकिन जैसे उनके थोड़े विंग्स होते हैं ना, तो थोड़े बहुत उड़ सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, ये दोनों तरफ उनके 3 पेयर के ऐसे लेग हैं। दिस हेल्प इन वॉकिंग, ये बॉडी मतलब इन्हें वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इनकी जो बॉडी है ना, वो एक हार्ड से आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है, जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। दिस आउटर skeleton is made up of numbers of plates joined together and that permit movements, यानी ये जो इतने सारे मतलब एक नंबर ऑफ स्केलेटन्स जो इतने सारे बने हैं ना प्लेट्स की हेल्प से, कई सारे प्लेट्स की हेल्प से बने हैं ये एक स्केलेटन, जो कि इसे हेल्प करता है, परमिट करता है। परमिट का मतलब अलाउ करता है इसे मूवमेंट के लिए। परमिट, ये आपके पास एक न्यू वर्ड आ चुका है साइंस के अंदर। इसके बाद देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, यानी इसकी बॉडी में है ना 2 पेयर विंग्स, मतलब 2 पेयर्स ऑफ विंग्स इसकी बॉडी से अटैच होते हैं, जो कि मतलब इसके एकदम फोरहेड, इस मतलब इसका जो सर है ना उससे एकदम पीछे के साइड होते हैं। देखिए ये इसका हेड हो गया, ये इसके विंग्स हो गए, विंग्स के ही नीचे इसका स्केलेटन होता है, वो जो हार्ड सा आउटर स्केलेटन है ना वो उसके नीचे ही होते हैं, और ये इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स। देन इसके बाद नाउ अभी हमने कॉकरोच की बॉडी के बारे में तो हमने देखा, अब इसके अंदर भी मसल्स होते हैं, सिर्फ इसके अंदर बॉडी स्केलेटन ही नहीं होती है, इसके अंदर मसल्स भी होते हैं जो कि इसके लेग के साथ अटैच्ड होते हैं, जो कि इसे चलने में हेल्प करते हैं, यानी लेग्स को अलाउ करते हैं कि वो ऐसे चल पाए, अपनी मूवमेंट कर पाए। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, यानी जो बॉडी के मसल्स है वो साथ साथ है ना विंग्स के साथ भी अटैच होते हैं, जो कि उसे हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए, यानी उड़ने के लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ये जो बर्ड्स है वो हवा में उड़ती भी है और साथ ही साथ वो ज़मीन पे चल भी पाती है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड swans ऑल्सो स्विंग इन द वाटर। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो कि स्विम भी कर पाती है वाटर के अंदर। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज द बॉडी आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग, ये बर्ड्स जो होती है वो उड़ क्यों पाती है, क्योंकि उनकी बॉडी इसी टाइप बनी होती है, उनकी बॉडी की जो शेप होती है वो ऐसी ही बनी होती है कि वो आसानी से उड़ सके। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, यानी उनकी जो बोन्स होती है ना, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइप की शेप में बनी होती है और काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, ताकि वो आसानी से हवा में उड़ पाए, यानी अपनी मूवमेंट उड़ सकती है, यानी अपनी मूवमेंट कर सकती है। जो बर्ड होती है उसके जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, और इन्हीं शोल्डर बोन्स की हेल्प से है ना वो अपने विंग्स को मूव कर पाती है और विंग्स की हेल्प से वो उड़ पाती है। उसके जो शोल्डर बोन होते हैं काफ़ी इस वजह से स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, और यही उन्हें हेल्प करते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए, यानी हवा में ऊपर या नीचे, अप साइड या डाउन साइड जाने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिश। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश, यानी आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बोट्स होती है या फिर जो शिप्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है ना, उनकी जो शेप होती है वो फिश से रिलेटेड होती है। The head and the tail of the ship are smaller than the middle portion of the body. This body shape is called streamlined. देखिए आपने देखा होगा कि जैसे जो फिश होती है, हम इस इमेज में भी देख सकते हैं कि
जैसे हमारी यहाँ पे एक फ़िश की इमेज है, तो इनकी फ़िश की इमेज कैसी होती है, इस टाइप की। अब आप ये आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों कैसे है, ये दोनों इतने पतले पतले हैं, लेकिन इनका जो बीच वाला ये जो पोर्शन है, ये इनसे बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो इसी बॉडी शेप को इसी हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। The shape in such that water can flow around it easily and allow the fish to move in the water। यानी जो स्ट्रीमलाइन ऐसी शेप होती है ना, ये पानी को अलाउ करती है, ये मतलब आसानी से ना पानी को दूसरी तरफ मतलब फ़िश की साइड से फ्लो करने में हेल्प कर जाती है, जो कि ईजिली है ना फ़िश को अलाउ करते हैं पानी के अंदर मूव करने के लिए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। यानी जो स्केलेटन होता है ना फ़िश का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से है ना कवर्ड होता है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side। यानी जब फिश होती हैं, जब वो मूवमेंट करती है, तो उनके जो मसल्स होते हैं ना वो ये करते हैं, यानी जो उनका फ्रंट पोर्शन है, जैसे कि ये हो गई एक टाइप से स्ट्रीमलाइन शेप हो गई, तो उनका जो फ्रंट पोर्शन है अगर वो इस तरफ जा रहा है, तो फिर जो बैक पोर्शन होगा ना वो उस तरफ जाएगा। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि फ्रंट पोर्शन यहाँ जा रहा है तो बैक भी इधर जा रहा है, ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा अगर ये इस तरफ होगा तो जो टेल होगी ना वो अपोजिट साइड होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट जब ये इस तरफ जाएगा, तो फिर उसकी टेल जो होगी ना उससे अपोजिट साइड जाएगी, जो कि काफ़ी आसानी से है ना फिशेस को मूव करने में हेल्प करती है। देखिए जैसे ये इस तरफ है तो ये इसका अपोजिट, ये दिन धीरे धीरे थोड़ा सीधे होंगे, तो उसके बाद इस तरफ मुड़ गए तो इसका अपोजिट, देन ये वापस से थोड़ी स्ट्रेट हुई, तो उसके बाद वापस से इसने नेक्स्ट कर्व ले लिया। तो इस टाइप से ये हिल हिल के है ना, यानी इस टाइप से अपनी मसल्स को ऐसे हिला के, यानी अपने मसल्स को अपोजिट साइड में ऐसे हिला के है ना उसे मूव करवा के वो आसानी से है ना पानी के अंदर मूव करती है, पानी के अंदर चलती है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है ये इन्हें हेल्प करती है पानी के अंदर मूव करने के लिए, इनके मसल ही इन्हें हेल्प करते हैं ताकि मतलब जो वाटर है वो आसानी से साइड में फ़्लो हो जाए और जो फिशेस है मूव कर पाए पानी के अंदर। देन उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्नेक। हाउ डू स्नेक मूव। जो हमारे टॉपिक है स्नेक्स, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। यानी जो स्नेक है ना उसकी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग बहुत ही लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। यानी उनके अंदर है ना बहुत ही छोटे छोटे मसल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। यानी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, भले उनके बीच में कई बार गैप भी होता है। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब एंड स्किन। यानी जो मसल्स है ना वो बैकबोन के साथ, दूसरे बोन्स के साथ, रिब के साथ, स्किन के साथ, सबके साथ पूरे अच्छे से इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। यानी जो स्नेक की बॉडी होती है वो कई सारे लूप्स में, लूप यानी कवर, यानी वो कर्व लेती रहती है। लूप्स का मीनिंग कर्व, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में भी दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे कितने लूप्स हैं, यहाँ पे जैसे 1 2 3 और यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो हम कह सकते हैं 3 लूप्स। तो इस टाइप से जो स्नेक की बॉडी होती है ना वो कई सारे लूप्स यानी कई सारे कर्व्स लेती रहती है। ईच लूप ऑफ द स्किन गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। यही जो स्नेक होता है ना उसका हर एक कर्व वो है ना उसे मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है और ग्राउंड यानी ज़मीन के अगेंस्ट में प्रेसिंग करने में हेल्प करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश एंड द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। यानी ये लूप्स जो इतने कर्व्स होते हैं ना, ये जब जो स्नेक होता है ना उसकी मूवमेंट में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। यानी कि जो जितने भी ये लूप्स लेता है ना, जो स्ट्रेट नहीं होता है वो कर्व्स लेता रहता है, तो हर एक कर्व है ना उसे हेल्प करता है आगे बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ इतने आगे तेज़ बढ़ते बढ़ते ये अपने हर एक कर्व से है ना आगे के मतलब फॉरवर्ड मोशन में है ना बहुत ही जल्दी स्पीड से चल पाता है, और साथ ही साथ है ना ग्राउंड के अगेंस्ट भी प्रेशर लगा पाता है, जिससे काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी मूव करता है।
यही था हमारा लास्ट टॉपिक स्नेक के बारे में कि स्नेक कैसे मूव करता है। अब हमने जान लिया कि स्नेक के अंदर कई सारी छोटी-छोटी बोन्स और कई सारे मसल्स होते हैं जो कि एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं और काफ़ी जल्दी मूव कर पाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक भी हमने देख लिया है। नाउ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके कीवर्ड्स और साथ-साथ समरी भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स भी ऐसे ही मिलते रहे। Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel.